हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंजल टैक्स के बारे में बताऊंगी और ये करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है क्योंकि बजट जो अभी लेटेस्ट बजट आया था उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एंजल टैक्स को हटाने का प्रपोजल दिया गया था। तो एंजल टैक्स क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या हैं, एंजल टैक्स कब से शुरू किया गया एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू रिमूव एंजल टैक्स। तो इसमें हम बहुत ही डिटेल में जा कर के इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम, UGC NET qualified, JET also qualified and PhD from University of Jammu. Student, my specialization is econometrics and mathematical economics. This is my mobile number 9320634901. You can message me on this number and my app is Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. देखिए, the proposed amendment and issue to be addressed. बजट 2024-25 इसमें बोला गया है कि एंजल टैक्स को हटाया जाएगा। ठीक है, तो एंजल टैक्स को कब से हटाया जाएगा और एंजल टैक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसको एंजल टैक्स को जो हटाने की बात की गई फाइनेंशियल ईयर 2024-25, राइट। अब इसमें सबसे पहले आप जानोगे कि व्हाट इज एंजल टैक्स। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 56(2) 7B ऑफ द इनकम टैक्स 1961। तो एंजल टैक्स किसके अंतर्गत आता है इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। इट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 56(2) 7B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2012। एंजल टैक्स इज लेविड ऑन दोज अनलिस्टेड कंपनीज हुज वैल्यूएशन एक्सीड्स इट्स मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर दो नए वर्ड मैंने आपको बताए। पहला वर्ड है अनलिस्टेड कंपनीज और दूसरा वर्ड है फेयर मार्केट वैल्यू। तो देखो, एंजल टैक्स जो होता है ये उस तरह की अनलिस्टेड कंपनीज पर लगाया जाता है जिनका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो वैल्यूएशन में वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर होते हैं। ठीक है, तो अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है और लिस्टेड कंपनी क्या होती है, पहले मैं इस टर्म को क्लियर करूंगी। लिस्टेड कंपनीज आर दोज कंपनीज विच इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जो सूचीबद्ध नहीं है, जो लिस्टेड नहीं है, उसको अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एंजल टैक्स इज लेविड ऑन दोज अनलिस्टेड कंपनीज। अब जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है उस पर ये एंजल टैक्स लगाया जाता था। तो द टैक्स हैज इट्स मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये तीसरा जो नया वर्ड है वो है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स किसको कहते हैं? देखो, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसको कुछ सीड मनी चाहिए होती है, उसको कुछ कैपिटल चाहिए होता है शुरुआत करने के लिए। खासकर स्टार्टअप को जब पैसे की ज़रूरत होती है और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो एंजल इन्वेस्टर्स को एंजल इन्वेस्टर्स क्यों कहते हैं? ये एक बहुत ही रिच लोग होते हैं, बहुत ही, या तो कोई रिच इंडिविजुअल होता है, या तो कोई रिच कंपनी होती है, या तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। दोज आर वेरी रिच पर्सन्स जिनके पास इतना फंड होता है कि वो किसी कंपनी में उसको लगा करके स्टार्ट करवा पाए। तो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स से हेल्प ले करके ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के लिए एक कहते हैं कि इतने पैसे लगाने हैं, इतने पैसे अगर कोई बाहर से लगाता है तो वो आपके लिए एंजल्स की तरह होता है। एंजल क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना, गॉड हैं, एंजल हैं जो आपको देख रहे हैं, एंजल इज़ वॉचिंग यू, आपके वेल विशर हैं। उसी तरीके से अगर कोई आपको कंपनी को शुरू करने के लिए कोई फंड देता है तो आप उसको कैसे देखोगे? एंजल की तरह ही देखोगे ना। तो दोज आर एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स जो किसी कंपनी को सीड मनी देते हैं। अब यहाँ पर एंजल टैक्स इज लेविड ऑन दोज अनलिस्टेड कंपनीज हुज वैल्यूएशन एक्सीड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, जो मैंने आपको बताया। एंड द टैक्स हैज इट्स मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन एंजल इन्वेस्टर्स। तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स पे पड़ता था क्योंकि इनके द्वारा जो भी स्टार्टअप को मदद किया जाता है वो स्टार्टअप अगर ज़्यादातर जो है अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, और उन अनलिस्टेड कंपनीज का जो वैल्यूएशन किया जाता है, अगर वो वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हुआ, मतलब किसी एक कंपनी की जो शुद्ध मार्केट वैल्यू होनी चाहिए उससे अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, जिसको कि एंजल टैक्स कहते थे। ठीक है, क्लियर? अंडर सेक्शन 56(2)(7) ऑफ इंडियन IT Act 1961, द प्रीमियम रिसीव्ड
ऑन द सेल ऑफ शेयर्स टू अ फॉरेन इन्वेस्टर इज टैक्स्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसको आप ध्यान से समझना। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 56(2)(7)(b) इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें क्या था कि कोई प्रीमियम अगर मिल रहा है किसी शेयर के सेल पर, मतलब शेयर की जो फेस वैल्यू है या उसकी जो बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई शेयर कितने का है। मान लो कोई शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। अगर कोई शेयर जो है वो 100 रुपये का है, लेकिन जब उसकी सेल होती है और वो सेल जो है उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पर होती है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, लेकिन उसकी जो सेल होती है वो होती है 500 पर, तो 400 प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है। तो यही है द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ शेयर टू अ फॉरेन इन्वेस्टर। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने भी किसी स्टार्टअप में पैसा लगाया हुआ है और उसका उसने जिस कंपनी में पैसा लगाया है उस कंपनी के शेयर अगर मार्केट में अच्छे से बिक रहे हैं और उस पर प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो इसको काउंट किया जाता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हु आर एंजल इन्वेस्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड सीड मनी टू स्टार्टअप इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी इन दिस स्टार्टअप कंपनी। अब देखो यहाँ पर ओनरशिप इक्विटी की बात है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के शेयर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको बताती हूँ। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कोई कंपनी जब शुरू होती है तो कंपनी के शेयर, वो जो कंपनी होती है वो इक्विटी से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, अगर किसी कंपनी को और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो प्रेफरेंस शेयर को सेल करती है मार्केट में। और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर क्रेडिटर फॉर द कंपनी। वो कंपनी में पैसा लगाते हैं बट उनको कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती। बट अगर किसी ने इक्विटी शेयर खरीदा है तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर में से एक हो जाता है और उसको वोटिंग राइट भी मिलती है बिकॉज ही इज होल्डिंग इक्विटी शेयर। तो एक इक्विटी शेयर जो है उसको ओनरशिप प्रदान करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स हु प्रोवाइड सीड मनी टू स्टार्टअप, अब ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफ़ी रिच पर्सनस हैं, रिच इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, सीड मनी मतलब कोई स्टार्टअप अभी शुरू हो रहा है, उसको शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए वो लगाते हैं और बदले में उनको ओनरशिप इक्विटी मिलती है, मतलब उस कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा मिलता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय हेल्पिंग स्टार्टअप टू स्टार्ट देयर बिजनेस। सीड मनी दे करके उस स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट जो है वो लोन से अलग कॉन्सेप्ट है ना। एंजल इन्वेस्टमेंट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम लोन्स, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंजल टैक्स इन इंडिया, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012। इसको भी याद रखना क्योंकि अभी ये आपके करंट अफेयर का स्टैटिक पोर्शन हो गया है। बजट में जो लेटेस्ट बजट है उसमें एंजल टैक्स को हटाने की बात की गई, तो ये करंट अफेयर है और उसका स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड। तो इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012, है ना। पहली बार एंजल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया फाइनेंस एक्ट 2012 के अंतर्गत, ठीक है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था, टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, काला धन को सफ़ेद धन में बदलना, है ना। अगर किसी के पास वो हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है और वो मतलब किसी भी तरह के टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको किसी बैंक में जमा कर दिया। अब तो खैर ये मुश्किल है बिकॉज सारे जो अकाउंट्स हैं वो आधार के साथ लिंक्ड है ना। तो लेकिन ये एक कदम था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कि जो एंजल इन्वेस्टर्स के नाम पर कई लोग ऐसा कर रहे थे कि अपना जो जमा धन था उसको किसी कंपनी किसी स्टार्टअप में लगा देते थे, तो उनका ब्लैक मनी भी वाइट हो गया। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटर द स्टार्टअप वेयर गिवन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। धीरे धीरे इसमें कई तरह के एग्जेम्पशंस भी दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम आएंगे कि हाउ एबोलिशन ऑफ एंजल टैक्स विल बेनिफिट स्टार्टअप। सबसे पहले देखो मैंने आपको समझाया कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, है ना। वो बहुत ही रिच पीपल, बहुत ही रिच इंडिविजुअल, बहुत ही रिच कंपनी, बहुत ही रिच इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो मनी है, ये जो सीड मनी है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप भी अगर कोई कंपनी शुरू करना चाहो तो आपको लगता है ना, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के लिए, कंपनी में
इक्विपमेंट्स लगाने के लिए, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए, बोनस देने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त अगर आपको कोई सीड फंड देता है, कोई आपके स्टार्टअप में पैसा लगाता है, तो आप उसको क्या समझोगे? एक एंजल ही समझोगे। तो अब उस एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है तो थोड़ा उसको भी मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन एंजल टैक्स होने की वजह से थोड़ा ये मोटिवेशन भी कम हो जाता था। अगर किसी कंपनी का शेयर एंजल इन्वेस्टर्स का उसमें अगर पैसा लगा हुआ है और वो शेयर अगर प्रीमियम कमा रहा है तो उस पर फिर टैक्स हो जाता था। तो इस एंजल टैक्स को हटाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या एम है? गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टार्टअप, अलाउइंग देम टू फोकस मोर ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सेकेंड, इट विल हेल्प स्टार्टअप टू अट्रैक्ट मोर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर एंजल टैक्स था तो कुछ विदेशी निवेशक आकर के निवेश नहीं भी करना चाहते थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करना चाहा, तो गवर्नमेंट के द्वारा एनुअल टैक्स को हटाने की बात की गई। तो इट विल हेल्प द स्टार्टअप टू अट्रैक्ट मोर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज इनिशिएटिव अंडरस्कोर द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू नर्चरिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये बहुत ही एक वेलकम चेंज माना जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है उसको पैसे की ज़रूरत तो है और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर कोई एंजल इन्वेस्टर उसमें सीड मनी लगा रहा है, उसको शुरू करने के लिए पैसा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो उसको भी कुछ मोटिवेशन, उसको भी कुछ प्रोत्साहन होना चाहिए। तो एंजल टैक्स को हटाने से ये जो स्टार्टअप है ये भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो बजट 2024 ने जो एंजल टैक्स का अबॉलिश किया है, ये काफ़ी एक वेलकम चेंज है। और इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ आपको जानना है स्टूडेंट, तो आप लोग मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी क्लास ले लेती हूँ उसके बाद आप लोगों के अलग से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि मैम इसके बारे में भी जानना है। तो आप यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में लिख करके जा सकते हैं अगर आपको कोई और करंट अफेयर का टॉपिक जानना है। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम और इंडियन एक्सप्रेस, इन तीनों से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको जरूर लाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज 60% ऑफ द व्यूअर्स आर अनसब्सक्राइब्ड। तो अगर आप मेरे चैनल से बेनिफिटेड है और अगर आप मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। एंड एनी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना जरूर दे सकते हैं। एंड दिस इज़ माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड स्टूडेंट, मेरे ऐप पर अभी UGC नेट दिसंबर की क्लासेस चल रही हैं, UP PGT की क्लासेस चल रही हैं और HPSC की सब्जेक्टिव क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप इस कोर्स से एनलिस्ट हो सकते हो एंड यूज माई कोड SSUS एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्सेज इन शिप्रानॉमिक्स ऐप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।